हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ इको सिंप्लीफाइड बाय रिचा। ये जो वीडियो है ना, ये चैप्टर 3 है, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, जो हम ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। उसके जो टॉपिक्स बच गए थे कुछ, वो हम इस स्पेसिफिक वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस स्पेसिफिक चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, इसके अलावा है अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी इस स्पेसिफिक पूरे के पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हुए हैं, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का है ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हमने पहले भी देखा है कि क्या था, ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था। ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू होने के कारण जो हमारे फार्मर्स थे, इनका क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था, ठीक है। तो अब एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। इसके बाद जब इंडिया आज़ाद होता है तो उस टाइम पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने थे वो हमने देख लिए थे। अब हम यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर की और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट कैसे किया, ठीक है, या फिर और कितनी चीज़ों की ज़रूरत है इन स्पेसिफिक चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। यहाँ पे है आपका लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी जो हमारी होती है, सिंचाई की व्यवस्था जो हमारी होती है, उसका कोई परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम किस पे डिपेंडेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हम डिपेंडेंट है किस पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है पूरी तरह। रेनफॉल अच्छा होगा तो फसल हमारी जो होती है वो अच्छी होगी, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन चाहिए, जिससे कि क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके एग्रीकल्चर के आउटपुट में। अब यहाँ लिखा क्या हुआ है हम वो देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है। There is a lack of permanent means of irrigation. Stability in agricultural output requires that permanent means of irrigations are developed across all parts of the country. यानी हो क्या रहा है, हम डिपेंड, अगर हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो किसमें, आउटपुट में, तो ज़रूरी क्या है कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को ऑल अक्रॉस द इंडिया के हर पार्ट में स्टैब्लिश करवाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं ना, फाइनेंस का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, पैसे। अब लास्ट वीडियो में अभी आपने ये देखा था कि मोस्टली हमारे जो फार्मर्स हैं ना, वो क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है। उनके पास पैसा नहीं होता था, उनके पास उनकी ज़मीन भी नहीं होती थी खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन चली जाती थी किसके पास, जो ज़मींदार होते थे उनके पास हो जाती थी, चली जाती थी। इस वजह से लैंडलॉर्ड टीनेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे अगर हम डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की बात करें ना, तो फॉर द फाइनेंशियल नीड द स्मॉल फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन महाजन्स, मनी लेंडर्स एटसेट्रा। यानी उनके गांव का जो जमींदार होगा या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो महाजन हम जिनको बोलते हैं, वहाँ से वो पैसे लेके आएंगे, विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं है कि हाँ, जैसे आज के बैंक्स हैं कि आप बैंक से जाके पैसे ले सकते हो, तो वैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तब नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज एक्सट्रीमली स्केयर इन रिलेशन टू नीड। यानी जितनी ज़रूरत है हमें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिस की, ठीक है, जितनी डिमांड है इनकी, उस डिमांड के हिसाब से वो एक्सट्रीमली स्केयर हैं। स्केयर का मतलब क्या होता है कि उनकी कमी है, स्कैरसिटी से बना है ये वर्ड, ठीक है। हेंस हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग लीड्स टू विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फार्मर्स। अब उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशनल सोर्स अगर नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे जाएंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास जाएंगे तो उनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
क्या पड़ती है, बहुत हाई पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब क्या है, उनका जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रहती है, किसकी, फार्मर्स की। ठीक है, जैसे अभी खेती करने के लिए पैसा लिया तो विशियस साइकिल काम कैसे करेगी, आप वो समझो। खेती करने के लिए पैसा लिया, खेत में अनाज उगा, अब जो पैसा लिया था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई है, तो इसको बेच के रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भर दिया, खाने पीने का सामान हो गया, फिर अगले साल खेती करने के लिए हमने क्या कर लिया, वापस से पैसे उधार ले लिए। तो ये ऐसे सर्कल चलता ही रहता है, और वो किसान कभी भी अपनी ब्याज या फिर जो भी अमाउंट उसने लिया था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से वो पूरा नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में चलता चला जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये 2 पॉइंट क्लियर होंगे, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन और डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल आउटलुक। ठीक है, कन्वेंशनल आउटलुक का क्या मतलब है कि हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं ना, वो प्रोडक्शन कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं होता है, वो किस लिए होता है, सेल्फ सफिशिएंसी होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए पहले रखेंगे, फूड की सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए पहले रखेंगे और प्रॉफिट के लिए बाद में करेंगे। अ फार्मर कंटिन्यूज टू फोकस ऑन क्रॉप which offer him good security rather than those which yield high profits, such but are risk prone. The typical Indian farmer is reluctant to grow as an entrepreneur. He avoids undertaking risk for profit. ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो मैंने अभी बताया वो आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। दूसरी चीज़ जो कन्वेंशनल आउटलुक में है वो ये कह रहा है कि हम उन्हीं स्पेसिफिक फूड ग्रेन्स का या क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें हमको पता है कि हमें अच्छी खासी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छी खासी फसल हो जाएगी। हम किसी एक्स्ट्रा नई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे रिस्क हो सकता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि हमारा पहले से ही बहुत पीछे है, तो फार्मर्स उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से कन्वेंशनल आउटलुक नहीं है फार्मर्स का। ठीक है, या फिर ये भी प्रॉब्लम है कि लोग कन्वेंशनल आउटलुक नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब क्या है, स्मॉल मतलब छोटा, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, तो स्मॉल होल्डिंग डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जिसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा है, ठीक है, तो उसमें कोई हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते, बहुत छोटा टुकड़ा है। ठीक है, स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब है कि एक ज़मीन का टुकड़ा आपके पास यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो आप एक टाइम पे एक ही जगह अवेलेबल हो सकते हो, तीनों जगह तो अवेलेबल होगे नहीं। तो क्या होगा, इन दोनों जगहों पे आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, या फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे भी प्रोडक्शन कर रहे हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स भी क्या है, प्रॉब्लम है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, विच कंट्रीब्यूट्स टू बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द फार्मर्स। और इनकी वजह से क्या होता है, बैकवर्डनेस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा कि हम सिर्फ एक, मान लो ये 2 ज़मीनें हैं, ठीक है, तो हम इस वाली ज़मीन पे अगर खेती अच्छे से कर रहे हैं तो इस वाली ज़मीन पे हम टोटली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, अगर दोनों पे करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये एक ज़मीन का हिस्सा हमारा हो सकता है कि अनकल्टिवेटेड रह जाए, इसको हम कल्टिवेट ही ना करें, कल्टिवेशन ना हो उस पर, खेती ना हो पाए उस पर। तो उस वजह से क्या होगा कि अब ज़मीन का टुकड़ा 2 पर खेती हुई कम, तो हमारे पास वो भी क्या हो रहा है कि प्रॉफिट अर्न करने का जो सोर्स है हमारा वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। इस वजह से स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स जो होती हैं ये भी प्रॉब्लम्स हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ हमने देखा कन्वेंशनल आउटलुक, ठीक है, और स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशंस। ठीक है, refers to business relation between landlords and tenants. Tenants are exploited by the way of high rent and related charges. Tillers of the soil are left with little surplus for further इन्वेस्टमेंट। अब कहने का मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड और टीनेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। लैंडलॉर्ड कौन है, ज़मींदार है। टीनेंट कौन है, जो एक्चुअल ओनर है वो क्या होता है, टीनेंट होता है या टिलर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके का, टीनेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द वे ऑफ हाई रेंट्स, यानी अगर आप जैसे मैंने आपको ज़मींदारी सिस्टम पहले भी समझाया हुआ है, तो अगर हम ज़मींदारी सिस्टम पूरा देखें तो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन के पेपर किसके पास है, ज़मींदार के पास है, तो ओनर वो बना बैठा है,
और मैं यहाँ पे क्या हो गई हूँ, टीनेंट हो गई हूँ या फिर टिलर ऑफ द सॉइल हो गई हूँ, पर एक्चुअल ओनर अभी भी कौन है, मैं हूँ। पर क्योंकि मेरी ज़मीन के कागजात ज़मींदार के पास रखे हैं तो आई हैव नो राइट टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे अब अपनी खेत पे खेती करने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं वापस किसके पास जाऊँगी, ज़मींदार के पास जाऊँगी। ज़मींदार मुझे पैसे तो देगा पर रेंट बहुत हाई कॉस्ट करेगा, ठीक है। टीनेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द वे ऑफ हाई रेंट्स एंड रिलेटेड चार्जेस, ठीक है। पहले तो हाई रेंट करेगा, उसके अलावा बाकी जो चार्जेस होंगे कि ठीक है आप अगर पैसा नहीं दे पा रहे हो तो मतलब जो भी ब्याज की दरें हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। उसके बाद जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% या 60% आप ज़मींदार को दोगे, मतलब बहुत कम प्राइस पे। तो ऐसे हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली कर ये रहे हैं कि जो भी टीनेंट है या टिलर ऑफ द सॉइल है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, काफ़ी हद तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उसके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट नहीं बचता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। एक बार पैसे लिए, हम उसे ही पे नहीं कर पा रहे हैं, जो क्रॉप हुआ वो भी हमने इन्हें दे दिया, कुछ सरप्लस हमारे पास बचा नहीं जो हम मार्केट में ले जाके बेच सकें, तो हुआ क्या, हमारे पास री इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। एन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। फार्मर्स आर फोकस्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द महाजन्स एंड मनी लेंडर्स इन रिटर्न ऑफ द लोन्स दे रेज फ्रॉम देम, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है, यानी मिडिलमैन का जो पूरा जाल होता है वो बहुत ज़्यादा है। अब अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज हो चुका है, पर इसको भी अभी भी डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ हो क्या रहा है कि एक हमारा फार्मर है, ठीक है, इसने खेती की, इसने फसल उगाए, ये अपनी फसलों को लेके मार्केट में जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा है कि मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का, वहाँ पे उसको कस्टमर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, प्लस उसने जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, जो महाजन्स हैं, उनसे पैसे उधार पे ले रखे हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी फसल उन्हें ही बेच देगा, या बीच में एक मिडलमैन आ जाएगा जो बोलेगा कि आपका जो भी अनाज हुआ है वो मैं मार्केट में ले जाके बेच देता हूँ। अब वो अगर मार्केट में ले जाके उस अनाज को बेचेगा तो उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा वो और महाजन या ज़मींदार जो भी हैं वो लोग रख लेंगे, और फार्मर्स के पास क्या बचेगा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट बचेगा, जिससे कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर हम ब्रीफ देखें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, वो इस तरीके से हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स, यानी प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया फेस करता है, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, ठीक है। At the level of production, modern input are not judiciously used, because of which productivity remains लो, क्योंकि हमारे पास स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स होती हैं, इस वजह से, या ये कह लो कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी हो रही है हमारी वो लो चली जाती है। एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग, द बल्क ऑफ स्मॉल होल्डर्स फेल टू गेट अ रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं होता है, इस वजह से हमारा जो क्रॉप है, जो क्रॉप्स हमने ग्रो किए हैं, उनका सही रेम्यूनरेशन हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगेन फार्मर्स जो हैं या एग्रीकल्चर में है जो है उसमें हम बैकवर्डनेस की तरफ चले जाते हैं, स्टैग्नेशन की तरफ चले जाते हैं, और फार्मर्स हर तरीके से क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट होते चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स इंडिया में
में हुए हैं। तो इसको हम रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर बोल सकते हैं या फिर एग्रेरियन रिफॉर्म्स बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इस स्पेसिफिक चीज़ को हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमने देखा कि ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन से हैं? पहला है आपका टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तीसरा है जनरल रिफॉर्म। जब हम बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म की, अब ओवरऑल देखें तो एग्रेरियन रिफॉर्म आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म। ठीक है, अब इन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हम बात जब करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की तो इसमें आता है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, फिर है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस और फिर है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। इन सबको वन बाय वन देखें अगर तो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स की तो ये क्या है? ये जो सीड्स हैं ना ये कन्वेंशनल वैरायटी के होते हैं, हाई स्पेशली रिलेटिंग टू वीट, बाजरा, राइस, मेजर, ज्वार एंड कॉटन। यानी इन स्पेसिफिक जो भी क्रॉप्स हैं आपके, इनके लिए हम ये सारे सीड्स को लेके आते हैं क्योंकि इनको यूज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन होता है, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेट अप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया गया था जो कि किसानों को ये समझा सके कि HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दिस ब्रेक थ्रू इज़ प्रॉपरली नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी इसी स्पेसिफिक HYV सीड्स जो आया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को ही हम इन टोटल बोलें तो ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन रिवोल्यूशन। उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2016-2017 में, ठीक है, जो हमारा सर्टिफाइड सीड्स व डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारा अमाउंट ऑफ सर्टिफाइड सीड्स कुंटल्स में, ठीक है, सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था फार्मर्स में ताकि वो उसे यूज़ करें और प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। Chemical fertilizers are being increasingly used to enhance productivity. Use of chemical fertilizers have considerably increased over time. In 2017 and 18, nearly 265.9 lakh tons of chemical fertilizers वर यूज्ड। यानी सेम चीज़ है, इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से करें हम या फिर केमिकल फर्टिलाइजर से करें। केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है ना वो कंसिडरेबली इंक्रीज हुआ था। ठीक है, यानी बहुत सारा अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट crop against diseases and insect by using insecticides and pesticides. 14 central plant protection centers have been set up in this respect. For plants protection, integrated pest management program was adopted along with the adoption of HYV technology. ठीक है, यानी होता है ना पौधों में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से फसलों को बचाने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू किया था। 14 सेंट्रल प्लान प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए गए थे, सेंट्रल प्लान प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए गए थे जिनका काम यही था कि जैसे हमने लोगों को इनकरेज किया, फार्मर्स को इनकरेज किया हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को एक्सेप्ट करने में, केमिकल फर्टिलाइजर्स को एक्सेप्ट करने में, वैसे ही हम उन्हें मोटिवेट कर सके, फ़ायदे बता सके किसके, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका दिया हुआ है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब ये होता क्या है,
स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टिवेशन अगेंस्ट द कन्वेंशनल फार्मिंग, यानी पुराना जो तरीका था फार्मिंग करने का, खेती करने का, उसको थोड़ा बदल के हम साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग करते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, पहली चीज़ क्या है? सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी हम अपने स्पेसिफिक जो खेत हमारा है उसमें कौन सा क्रॉप ग्रो करेंगे, ये चीज़ सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। एंड देयर क्वालिटी, क्या क्वालिटी होगी, उस स्पेसिफिक क्रॉप के अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी को बनाना, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी हर साल एक ही क्रॉप हमें नहीं ग्रो करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉइल की प्रिपरेशन करनी है। सीड्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड्स अदर फर्टिलाइजर, यानी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करते हुए हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं बाकी चीज़ों के कंपेयर में। और ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड, ऑल्सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, आप एसेंस देखो इसका, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। नेक्स्ट है आपका मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन टू इनेबल द स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चर मशीन। चीप क्रेडिट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्मॉल मार्केटिंग फार्मर्स, agencies, regional rural banks and commercial banks. In almost all states, agro-industry corporations has been set up for this purpose. अब मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन में हमने क्या देखा? मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन में हमने ये देखा कि हम मोटिवेट कर रहे हैं फार्मर्स को, चाहे वो स्मॉल फार्मर्स हो या लार्ज फार्मर्स हो, कि आप अपनी रेंज के अंदर में भी मशीन्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एजेंसी हो सकती हैं। इनके अलावा रीजनल आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स हो सकते हैं या कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों से आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने कल्टीवेशन में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफिक बात थी किसकी? टेक्निकल रिफॉर्म की, जिसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स देखे, केमिकल फर्टिलाइजर्स देखा, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड देखा, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखा और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन देखा। और इन सब का मोटिव क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन करना और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिनको हम लैंड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यानी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड्स के लिए जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं उनको आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो और लैंड रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो। तो जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की ना, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है इंटरमीडिएटरीज को हटाना। जैसे ज़मींदार हो गए, ठीक है, महाजन्स हो गए, जिनके पास हमारी ज़मीन गिरवी रखी रहती थी, उन सब लोगों को हटा देना, बीच से हटा दिया गया था। यानी कोई ओनर ऑफ द सॉइल नहीं होगा, कोई टिलर ऑफ द सॉइल नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। अगर किसान है तो उसकी ज़मीन है बस, और कोई बीच में इंटरमीडिएटरी नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें जो ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब है? जनरली दीज may not exceed 1/3 of the value of crop, ठीक है। To put an end to the excessive and legal extortion from the cultivators, rent have been fixed। पहले क्या होता था, लोग अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब जो भी रेंट उन्हें लेना होता था वो लेते थे। रेंट नहीं पे कर पा रहे हो तो आप अपने क्रॉप्स उन्हें दे देते थे, जो भी ग्रो आपने किए हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, क्योंकि इसमें फिर क्या हो रहा है, जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसमें जो हमारा फार्मर है वो चक्कर लगाता रह जा रहा है, वो उस विशियस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए रेंट का रेगुलेशन किया गया और ये बोला गया कि जो भी रेंट आप लेते हो वो क्रॉप के वैल्यू की 1/3 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी क्रॉप की जो भी वैल्यू होगी, जितना भी कॉस्ट आपका लगा होगा, उसका सिर्फ 1/3 ही आप रेंट में दोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग
fragmentation steps have been initiated for the consolidation of holdings. ठीक है, consolidation is a practice to allot land to the farmers at one place as a replacement of his scattered holdings here and there. अभी हमने पीछे प्रॉब्लम्स में क्या पढ़ा था, स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग्स होती हैं. तो ये जो स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग है, मतलब स्कैटर्ड मतलब क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, मतलब बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े फार्मर्स के पास हैं. तो इनको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया. ठीक है, यानी उनके घर के आसपास या फिर जहां भी वो कंफर्टेबल है वहां पे उस अमाउंट के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा उन्हें दे दिया गया कि जो छोटे छोटे कई सारे थे उनको दे दो और ये एक बड़ा सा टुकड़ा आप ले लो. जिससे क्या होगा, आपकी ज़मीन भी बड़ी हो जाएगी और आपके पास अच्छी खासी जगह होगी किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए. आपको एक ही टाइम पे अलग अलग जगहों पे कॉस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो ये क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी स्कैटर्ड होल्डिंग्स जो होती हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह ज़मीन दे देना क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट है आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. सॉरी, यहाँ पे वो पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लगाना. सीलिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट लगा देना. ठीक है, लिमिट लगा देना मतलब अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर की एक ज़मीन मान लो पर पर्सन 5 हेक्टेयर का वो लग गया कि सीलिंग लग गई कि ये लिमिट है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते फॉर एग्जाम्पल. तो जिसके पास 6 होगा ना उससे एक ले लिया जाएगा और जिसके पास 4 होगा उसको एक दे दिया जाएगा. तो ये क्या होता है, लिमिटेशन लगाना, सीलिंग लगाना. सीलिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट. घर की भी सीलिंग होती है, छत होती है, मतलब कमरे की क्या हो रही है, वो हाइट की एक लिमिट है. ठीक है, तो सेम लिमिट की बात करते हैं हम किसमें, लैंड होल्डिंग में. विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज. ठीक है, क्यों किया गया सीलिंग को इम्पोज, ताकि जो भी हमारी होल्डिंग्स है ना वो क्या हो सके, इक्वालिटी आ सके, इक्वल हो सके, सबके पास इक्वल अमाउंट होना चाहिए लैंड का. किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, ये चीज़ ना करवाई जाए. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, लैंड पे सीलिंग लगाई गई. सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग टू एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ओन. जो सेम चीज़ मैंने बताई कि एक स्पेसिफिक अमाउंट सीलिंग में लगा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते. द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट हैज़ बीन रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल होल्डर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. यानी होल्डर्स और लैंडलेस लेबरर्स, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 10 एकड़ की एक ज़मीन है ना, तो उस स्पेसिफिक ज़मीन पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर फार्मर्स के पास 5 एकड़ ही होना चाहिए. तो अब जो 5 एकड़ एक्स्ट्रा बचा है मेरे पास, वो मुझसे लेके जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. यानी ये होता है सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग, जिसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सरप्लस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है इसी में कोऑपरेटिव फार्मिंग. Cooperating farming is encouraged to enhance bargaining power of smallholders together they can buy inputs at a low price and sell their produce at a higher प्राइस. कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या मतलब है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फार्मर्स को जहाँ पे पाएंगे. मतलब क्या हो रहा है, उन्हें बार्गेनिंग पावर दी जा रही है, मतलब वो मोल भाव कर सकते हैं कि उन्हें किस प्राइस पे बेचना है किस में नहीं बेचना है. और इसका सबसे बड़ा फायदा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज नहीं रहे थे अब. तो ये सारा क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. अगर हम बात करें 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म की, जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, तो 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं. टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल so that they are able to generate surplus for the investment. एक तो ये कि जो भी फार्मर्स हैं उनका जिस भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए और उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस आ सके जिसको वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकें.
Productivity in agriculture is expected to rise only when the farmers are able to generate surplus for investment. और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी मेन एम था, तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस अवेलेबल हो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होगा। सेकेंड मेजर पॉइंट जो हम देख सकते हैं, टू प्रमोट इक्वालिटी इन द रूरल इकोनॉमी, यानी जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, जो गांव की इकोनॉमी है, अर्बन और रूरल दो टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी प्रमोशन करने के लिए, वहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए भी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। तो जो हमने देखा था कि 3 बेसिक तरीके के रिफॉर्म्स थे, उसमें हमने टेक्निकल रिफॉर्म्स देखा जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक मेथड और मैकेनाइज्ड consolidations of holding, land sealing या redistribution of surplus land, और उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर एज फॉलोज: एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, लास्ट है हमारा प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। इसको वन बाय वन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ना एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की, तो इसका मतलब क्या होता है? विद अ व्यू टू राइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, irrigation facility has been expanded. Several minor and major irrigation projects has been launched across different parts of the country. ठीक है, यानी मेजर और माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं ऑल ओवर द कंट्री, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट ना रहें, हमारे पास एक और सोर्स हो इरिगेशन का। यानी अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। रेनफॉल ख़राब होता है तो प्रोडक्शन सही नहीं होगा। हम सिर्फ इस पे डिपेंडेंट ना रहें, रेनफॉल अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो तो एक फैक्टर है, पर जब हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन होंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर उतना नहीं पड़ेगा। इन 1951 barely 17% ऑफ लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यानी जब हम बात करते हैं 1951 की, 1951 की, उस टाइम पे इंडिया का जो टोटल लैंड की कैपेसिटी है उसमें से सिर्फ 17% जो था वो उनके पास परमानेंट इरिगेशन की फैसिलिटी थी। अब ये परसेंटेज 17 से credit. Cooperative credit societies have been set up to provide credit to the farmers at low rate of interest. Also, rural development banks have been established to cater the credit needs of the farmer. At present, there are 94,647 primary agricultural credit societies and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks इन द कंट्री। मतलब प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? ठीक है, एक तो हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, जिसको हम महाजन वगैरह बोलते थे, दूसरा हमारे पास क्या था? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज था। तो ये सारे जो आप पढ़ रहे हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोसाइटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रूरल एरियाज़ में फार्मिंग के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं। और लोन प्रोवाइड भी कैसे करते हैं? एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, जिससे कि फार्मर्स के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। इसी फील्ड में हम बात कर सकते हैं 1982 में। ठीक है, 1982 में नाबार्ड बनाया गया था, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट was established to institutionalize credit facility to the farmers at a national level। ठीक है, यानी पूरे कंट्री लेवल पे जो भी क्रेडिट की फैसिलिटी है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या
मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज। ठीक है, अब ये रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्या होता है? रेगुलेटेड मार्केट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, दिस is with a view to offering remunerative price to the farmers and protect them against exploitation by the middlemen। ठीक है, यानी मिडलमैन से फार्मर्स को बचाने के लिए रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के मार्केट बनाए गए जिसमें कि कोई भी मिडलमैन नहीं होगा और फार्मर्स डायरेक्टली बार्गेन करके प्रॉफिट को कमा सकते हैं। दीज मार्केट्स आर गवर्न्ड बाय द मार्केट कमिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और इनको चलाने के लिए, जो मार्केट होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के मार्केट होते हैं, इनको चलाने के लिए या जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं। एक स्पेसिफिक टीम डिसाइड की जाती है कि वो टीम जो होगी वो इस स्पेसिफिक मार्केट को देखेगी। दीज कमिटी इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट्स एंड मेजर्स आर यूज टू वे द वैल्यू ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसी स्टैंडर्ड यूनिट पे सारे फार्मर्स के जो भी क्रॉप्स होते हैं उनका वजन लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो सोसाइटी है या फिर ये जो मार्केट जो लोग रेगुलेट करते हैं वो ये भी देखते हैं कि फार्मर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट मिलती रहे, जिससे कि उनके पास ऐसा ना हो कि पैसे ना बचें। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। ठीक है, देखो रेगुलेटेड मार्केट जो है वो गवर्नमेंट देखती है, किस लिए? जिसमें कि स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं और पूरा प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें टाइमली पेमेंट्स होता है फार्मर्स का। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ क्या करती हैं? ये फार्मर जो होता है उसको इन्हांस करती हैं। दीज सोसाइटीज इंश्योर दैट द फार्मर्स प्रोड्यूस इज ग्रेडेड एंड सोल्ड ओनली व्हेन रेम्यूनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। ठीक है, यानी फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है वो तभी बेचेगा जब उसको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है। दिस cooperative society ensure that there is no glut of supplies in the market so that the price does not क्रैश। ठीक है, एकदम से मतलब कोई भी मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं होने देते हैं, जिससे कि प्राइस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे फार्मर्स को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट और लास्ट जो इसमें दिया हुआ है आपका प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं MSP, टू द फार्मर टू हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ठीक है, यानी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है, कि कभी बायर नहीं मिल रहा है, कभी प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, कभी किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अगर फार्मर क्या करता है? अनसर्टेनिटी को झेलता है, जिसकी वजह से उसके जो भी प्रोड्यूस हैं वो मार्केट में ढंग से बिक नहीं रहे हैं, उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है और फार्मर से सारा सामान जितना भी क्रॉप है वो खुद खरीद लेती है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज एंड व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन दैट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? फार्मर से वो सारा सामान खरीद लेती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक, अब यहाँ पे ये 3 एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो थे, जो कि आपका टेक्निकल रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है या जनरल रिफॉर्म है, ये तीनों ख़त्म होते हैं। इसमें हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें HIV सीड्स थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हो गया या प्राइस सपोर्ट पॉलिसी हो गया। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा आप लोग, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। द टर्म ग्रीन refers to crops and revolution refers to spurt. Together it says spurt in
क्रॉप प्रोडक्शन। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में ना जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना, क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन हमारा स्टार्ट कब हुआ था, 1967-1968 के टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन को शुरू किया था। इंडिया में फार्मर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, और वो फाउंडर भी हैं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के, ठीक है। और MS स्वामीनाथन को ही क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लाने के लिए, वीट वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सॉर्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन का। इसके बाद हम चलते हैं फेजेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पे। अगर हम फेजेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें ना तो इसको 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट फेज इज आपका मिड 60s टू मिड 70s, सेकेंड फेज इज मिड 70s टू मिड 80s, ठीक है। इन द first phase was restricted largely to wheat and rice growing regions of India. It is the state of Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, ठीक है। यानी जब फर्स्ट फेज में इसको लॉन्च किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन को, जो 60s और 70s के टाइम पे था, उस टाइम पे ये बहुत ही छोटे एरिया में किया गया था, मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में किया गया था, जैसे पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। लेकिन यही जब मिड 70s और मिड 80s की बात करें तो ये जो इम्पैक्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन का ना, इसको वाइड स्प्रेड किया गया, मतलब और फैलाया गया, कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड द लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। यानी कंट्री के और भी बहुत सारे एरियाज में और बहुत सारे वीट को छोड़ के और भी बहुत सारे क्रॉप्स में क्या किया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जंप करना क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। जंप करना मतलब एकदम से वृद्धि हो जाना, एकदम से इंक्रीमेंट हो जाना, इंक्रीज हो जाना क्रॉप प्रोडक्शन का, तो हम बोलते हैं स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। दीज हैव बीन सब्सटेनियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। पहले डेटास की बात करें तो वीट क्या था, 3408 kg पर हेक्टेयर होता था, बाद में ये कितना हो गया, ये इंक्रीज होता चला गया। तो जैसे सिर्फ वीट की बात कर रहे हैं ना हम, तो वैसे बहुत सारे वीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स पे ग्रीन रिवोल्यूशन को लगाया गया था। Spurt in productivity has led to a structural shift in Indian agriculture. This has marked the end of long period stagnation in Indian agriculture. अब क्योंकि हम green revolution कर रहे हैं, high yield variety of seeds यूज़ कर रहे हैं, chemical fertilizers यूज़ कर रहे हैं, machineries यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के यूज़ की वजह से हो क्या रहा था, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर गई थी, और प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज करने की वजह से स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ था इंडिया की इकोनॉमी में, और जो लॉन्ग टाइम से हम स्टैग्नेशन में थे, वो स्टैग्नेशन भी इंडिया की इकोनॉमी का टूटा था। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा सब्सटेनियल राइज इन एज एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कल्टीवेशन का जो एरिया था वो भी हमारा बढ़ा था। HYV टेक्नोलॉजी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फ्लोइंग अकॉर्डिंगली। In 1950-51, gross area cultivation was 13 crore hectare, which is now shot up to 90 crore hectare, ठीक है। यानी जो हमारा लैंड का एरिया था, ठीक है, वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। पहले हम 13 करोड़ हेक्टेयर में प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम 19 करोड़ हेक्टेयर में प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता था, पहले क्या होता था कि एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर दूसरा क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। सॉइल को दोबारा से अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, पर क्योंकि अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो ये टाइम का जो गैप है ना, ये थोड़ा कम हो गया था।
कम हो गया था, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, और चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे, और चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है इसमें, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी अब हम सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सरप्लस जनरेट करने के लिए, मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करने के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि हम उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकें और उस प्रॉफिट को हम फर्दर इन्वेस्ट करके अपना जो ग्रोथ है उसको और अच्छे से कर सकें। तो शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। ठीक है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक का क्या मतलब है कि पहले हमें क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग चाहिए थी, अब हमें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि नहीं, कमर्शियल फार्मिंग भी अच्छी चीज़ है, हम उसे कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। Farming is no longer viewed as a source of subsistence, it is considered as a commercial venture as well। यानी फार्मिंग को सरप्लस जनरेट करके मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी फार्मिंग कर सकते हैं, और उससे उन्हें प्रॉफिट एक्चुअली होने लगा, तब जाके ये चीज़ क्या हुई, फार्मर का जो आउटलुक है फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब जैसे धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, यानी अभी हम फूड ग्रेन्स में क्या कर सके हैं, बाहर से हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एसेज और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन सो substantial that India has started maintaining buffer stock of फूड ग्रेन्स, यानी अब हम बफर स्टॉक्स भी रखने लगे हैं फूड ग्रेन्स के लिए। अब इसमें एक चीज़ आपको देखने लायक है, एक वर्ड आपको जो समझना है यहाँ पे, वो है आपका मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता क्या है, इट रिफर्स टू द सरप्लस और फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव his on farm consumption। Thus marketable surplus of wheat is equal to output of wheat, ठीक है, minus on farm consumption of wheat और expected consumption of wheat by the farmers family during the year। यानी देखो, ये मेरी फील्ड है, इसमें मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद मान लो 100 कुंटल्स का क्या हुआ, प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से अगर मैं 50 कुंटल अपने घर वालों के लिए रख लूँ, ठीक है, कि हम पूरे साल भर में 50 कुंटल वीट राइस जो भी XYZ चीज़ है वो खा लेंगे, तो नेक्स्ट जो 50 कुंटल बचा उसका हम करें, ठीक है, यानी अपने कंजम्पशन अब खुद के लिए रखने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सेस बचता है वो ही हमारा क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है। तो यहाँ पे आपको मार्केटेबल सरप्लस भी समझ आ गया, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक भी समझ आ गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग भी समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि हम क्या करने लगे हैं, सेल्फ सफिशिएंट होने लगे हैं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। ब्रीफली अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक को सम अप करने की, कि टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जो भी जनरल रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में, इनकी वजह से इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हुआ है, किसमें, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में। द राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन सो सब्सटेनियल दैट इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। और इसमें जो राइज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, वो इतना बढ़िया हुआ है, इसी वजह से इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया किस चीज़ का, ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप एक बार अपनी बुक से गो थ्रू हो सकते हैं चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने में। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब एक लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे है वो लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और एक लास्ट टॉपिक जो है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन। लिमिटेशन क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन की, लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड क्रॉप्स के लिए होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिन पे ग्रीन रिवोल्यूशन होगा, कुछ के लिए हमारे पास जो भी सीड्स वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं हैं।
दूसरा क्या है, अनइवन स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन ने ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में इट्स इम्पैक्ट इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, यानी एज कंपेयर टू दोज स्टेट्स, बाकी जो स्टेट्स बचे आपके, जो ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन आज भी। Limited farming population. The bulk of farming population in India consists of small and marginal farmers. The gain of green revolution have included these farmers because HYV technology requires expensive input which are beyond the reach of marginal farmers. ठीक है, अब देखिए इंडिया में क्या है कि फार्मर्स जो है ना, मोस्टली लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को खरीद के उन्हें यूज़ कर सकें, या जो भी टेक्नोलॉजी उनके साथ आती है उन्हें यूज़ कर सकें। तो जो बाकी फार्मर्स बचे वो वही यूज़ कर पा सकते हैं, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं उनके पास ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहुंच नहीं पा रही है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डिवाइड। The economic divide, the gulf between the rich and the poor farmer has subsistently risen over time. Poverty is widespread and indebtedness is extremely high. Loan waivers are frequently offered, yet suicides among the farmer is emerging to be a serious challenge. ठीक है, यानी एक गल्फ बनता जा रहा है, एक गैप बनता जा रहा है किसके बीच में, जो एक रिच फार्मर है, एक पुअर फार्मर है, दोनों के बीच में। जो रिच फार्मर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रहा है, वो उसी विशियस साइकिल में आज भी घूम रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में फार्मर्स का जो सुसाइड रेट है वो आज भी बहुत हाई है। irrespective of this green revolution, high yielding variety of seeds and technical reforms और marketable surplus या बाकी सारी जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, इन सब ये सब होने के बावजूद इंडिया में फार्मर्स का सुसाइड रेट क्यों हाई है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसके ऊपर काम होना चाहिए कि कहाँ वी आर लैगिंग बिहाइंड, कि कहाँ हम पीछे रह गए हैं आज भी, जहाँ हमें ज़रूरत है काम करने की। ब्रीफली अगर इस टॉपिक को समअप किया जाए तो कहा जा सकता है कि while achievement of agrarian reforms, serious challenges in India it is the serious challenge in India for the rural economy. Also, a big push of investment needs to be given to Indian agriculture to rise productivity level at par with the advanced nation. यानी हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कराने की ज़रूरत है किसमें, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ताकि हम जो गल्फ गैप आ रहा है दोनों के बीच में उसको भर सकें। लास्ट जो टॉपिक इसका बचता है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन, so answer will be yes, it is an obvious answer that India needs another green revolution. ठीक है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि और प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड जो है वो एक्सट्रीमली लो है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। फूड ग्रेन का जो स्टॉक है हमारे पास वो किसी अनसर्टनिटी से डील करने के पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कम पड़ जाता है, इसलिए इंडिया को ज़रूरत है। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टनिटीज ऑफ वेदर, बहुत ज़्यादा है वेदर के कंडीशन में। द फार्मर्स कंटेन टू बी एक्सपोज टू अनसर्टनिटी ऑफ मार्केट, जो फार्मर है उसको अनसर्टनिटी पे छोड़ दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाता है, वो कहीं ना कहीं लॉस में चला जाता है। लोन वेवियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद सुसाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो येस, इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे ख़त्म होता है।
इसके बाद आपका इंडस्ट्री स्टार्ट होगा, जो है आपका चैप्टर नंबर 4। आई होप कि ये चैप्टर का एक एक पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो एक बार देखिए, बुक से गो थ्रू होइए, आपको एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अभी भी स्कूल्स में सब जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो मेरा ये जो मोटिव है फ्री एजुकेशन का, ये मैं यूट्यूब के ज़रिए ही सही पर बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने अपना काम कर दिया, वीडियो बना के आपको ये चैप्टर समझा के। आपको अपना काम करना है कि आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है इको सिंप्लीफाइड, फेसबुक पेज है इको सिंप्लीफाइड, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर CBSE NCERT से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टिल देन, much love, stay tuned with Eco Simplified for upcoming videos. Thank you.